आदाब। द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस बाय क्रिस्टोफर जेफर लॉट के बुक रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, जेफर लॉट की ये बुक एक बहुत कमाल की बुक है। जिस तरह पाकिस्तान हार्ड कंट्री का हमने बुक रिव्यू किया था, इसी तरह इस बुक को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो पैराडॉक्स है उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्यों इसको पैराडॉक्स कहते हैं, क्यों इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, क्या पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट है जिसमें रोल ऑफ मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, या पाकिस्तान एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी है। इसमें रोल ऑफ इस्लाम कितना है, क्या ये थियोलॉजिकल स्टेट है, क्या ये एक सेकुलर स्टेट है। तीसरा, क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है या एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसमें रिजिलियंस भी है। यानी एनाटोल लीवन के साथ आपको पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी मिलेगा। यानी एनाटोल लीवन ने एक जानus फेस्ट कहा था ना पाकिस्तान को, अगर आपको याद हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पैराडॉक्स क्रिस्टोफर जेफर लॉट का तकरीबन सिमिलर ही है। तो दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं कि आजकल जो नवाज शरीफ का रेटरिक है, स्टेट विद इन अ स्टेट, स्टेट बियॉन्ड द स्टेट, स्टेट अबव द स्टेट, या अंपायर के बारे में जो बात करते हैं, या जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की वो बात करते हैं, या वो कहते हैं जी अब मैं नहीं चुप बैठ सकता, इनफ हो गया है, बहुत हो गया है। तो एक इदारों के दरमियान तसादम और क्लैश की कैफियत की जो एफर्ट की जा रही है, उसमें अपोजिशन का जो रोल है, और नवाज शरीफ का जो बयानिया इतना स्ट्रांग हो गया है, ऑलमोस्ट बहुत रेबिलियस हो गया है, लाइक अल्ताफ़ हुसैन, कुछ ही कमी रह गई है उसमें। सो ये क्लैश इतना ज़्यादा क्यों है, और इसको क्रिस्टोफर जेफर लॉट किस निगाह से देखते हैं। तो उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है जब आप सिविल मिलिट्री की बात करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमने पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस का एक इशू है, यानी रूट में से ही है ना, कि पाकिस्तान की यूनिटरी आइडेंटिटी वर्सेस इट्स रीजनल आइडेंटिटी। यानी प्रोविंशियलिज्म का जो इशू है, या जो पॉइजन ऑफ प्रोविंशियलिज्म जिसको कायद कहते थे, या इसमें कोई यूनिटरी आइडेंटिटी क्रिएट हो पाई है। तो ये आज का हमारा फोकस होगा, इन दो चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर, यूनिटरी और रीजनल के दरमियान बैकलैश, इनके दरमियान पैराडॉक्स। तो जेफर लॉट कहते हैं कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 के बारे में बात हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, तो उसकी मुखालफत की थी सर सैयद अहमद खान ने, दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर। एक, उन्होंने ये कहा था कि जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें तो इग्नोरेंट अवाम जो है वो वोट देते हैं, उनके पास आप उनको इख्तियार देते हो जिनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी अवाम, वो अपने लीडर को सिलेक्ट कर पाएं। दूसरा ये है, उन्हें ये पता था कि नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, तो जो मुस्लिम्स थे वो डायरेक्टली अंडर द हिंदू राज आ जाते, ब्रिटिश राज से। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो हिंदूज हैं उनकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और इसी बात को आगे अलीगढ़ मूवमेंट एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो अपनी पंच लाइन बनाई थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी, यानी मुस्लिम्स को पैरिटी बेसिस के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये कैफियत जो थी ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स में नहीं थी। पंजाब, बंगाल, NWFP, बलोचिस्तान, ये वो सारे वो एरियाज थे जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, और इन्हें पता था कि डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस जो है उससे मुस्लिम्स को फायदा होगा। और यही वजह थी कि 1937 के इलेक्शन में पंजाब से मुस्लिम लीग को सिर्फ एक सीट मिली थी। इतना बड़ा डिबैकल हुआ। तो एक तरफ जहां पे आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, यही आइडिया था मुस्लिम लीग का भी, और ऑन दी अदर हैंड जो बड़े बड़े आपके जो रीजन्स थे या जो प्रोविंसेस थे, उनको इस चीज़ से इख्तलाफ था। तो फिर कायद ने उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए दो स्ट्रैटेजीज यूज़ की। पहले कायद ने यह कहा उन बड़े प्रोविंसेस को कि जो कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो प्राइमरीली हिंदूज की पार्टी है, तो उससे मुस्लिम्स को फ़ायदा नहीं होगा। सो इस्लाम जो है वो ख़तरे में है एक किस्म का, ये जेफर लॉट कहते हैं।
दूसरा, कायद ने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्रोविंसेस होंगे उनको हम ऑटोनॉमी देंगे। ये दूसरी बात थी। तो पहली बात से उन्होंने इस्लाम के बैनर के नीचे सबको इकट्ठा किया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फिर ये इशू क्रिएट हो गया कि कायद ने बलूचिस्तान, बंगाल में यही बात की थी, अगेंस्ट द पॉइजन ऑफ प्रोविंशियलिज्म। अब उसके बाद पाकिस्तान को दो चीज़ों से डिफाइन किया गया, पाकिस्तान इज इक्वल टू इस्लाम एंड उर्दू। उससे लैंग्वेज का इशू क्रिएट हुआ, बंगाली जो थे उनके दरमियान रिजेंटमेंट पैदा होना शुरू हो गई, बलोची जो थे उनके दरमियान इशू क्रिएट होना शुरू हो गया, और बाद में जो मुहाजिर का डिलेमा था वो क्रिएट हुआ। पहली चीज़ ने सिविल वॉर छेड़ दी और जिससे जो बांग्लादेश था वो आज़ाद हो गया और उसने टू नेशन थ्योरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दूसरा जो था वो बलूचिस्तान के अंदर सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई और तीसरा मुहाजिर का इशू क्रिएट हो गया। सो जेफर लॉट ये कहते हैं कि ये जो डिलेमा था, यूनिटरी वर्सेस रीजनल आइडेंटिटी क्राइसिस, इसने पाकिस्तान की रूट कॉज को डैमेज किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जरदारी एरा जो था 2010 का, उसने एक ग्लिमर ऑफ होप दी जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई 18th अमेंडमेंट में, एनएफसी अवार्ड के जरिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस किया गया एंड ऑल दैट। तो उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है जी करंट टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है सिविल मिलिट्री रिलेशन। इसको आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहें या इसको आप कहें जी कि हमेशा हेडलाइन में रहने वाली चीज़ है। और जब भी कोई फॉरेन ऑथर लिखता है पाकिस्तान के बारे में, तो जब भी वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात करेगा तो सबसे बड़े स्ट्रक्चरल इशू की वो जो बात करेगा तो वो सिविल मिलिट्री कनंड्रम है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है। एक मेज़ है जो कि क्लियर आउट नहीं होती कि पाकिस्तान में, जेफर लॉट ये कहते हैं कि बेशक डेमोक्रेसी है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी क्रिएट नहीं हो पाई। उसकी सबसे बड़ी रीज़न वो ये देते हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी रूट में अगर देखा जाए तो डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आप एक वे मुतय्यन कर लेते हो, एक रास्ता चुन लेते हो कि जी ये हमारी नौयत होगी, इसमें इतना इस्लाम का रोल होगा, इसमें इतनी सेकुलर चीज़ें आएंगी, यानी मॉडर्न मुस्लिम स्टेट हम कैसे बनाएंगे। तो जब आपको 9 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते, और इंडिया ने 2 साल में बना लिया था 1949 में, तो उसके बाद दूसरा इशू ये क्रिएट हुआ कि आपके जो डेमोक्रेटिक लोग थे सो कॉल्ड, वो अथॉरिटेरियन हो गए। जेफर लॉट ये कहते हैं कि आपके जो डिक्टेटर्स थे उनसे ज़्यादा आपके जो अथॉरिटेरियन रूलर्स थे वो आपके डेमोक्रेट्स थे। उनमें वो सबसे बड़ी एग्जांपल देते हैं भुट्टो की। वो कहते हैं भुट्टो के पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी को क्रिएट कर पाते, लेकिन वो फेल हो गए इस चीज़ को क्रिएट करने में। उन्होंने लैंड ओनिंग फैमिलीज को बहुत ज़्यादा वर्थ दी के बाद जो है इस्लाम का भी उन्होंने यूज़ किया, जिसको आगे जाके एक हाइट क्रिएट कर दी, और वो इस्लामाइजेशन थी ज़िया की। सो ये जो क्लैश है मिलिट्री और सिविलियन के दरमियान, जिसमें ये 1977 के इलेक्शन को रिग्ड कहा गया, वायलेंस, केओस, एनार्की वाज एवरीवेयर, और उसके बाद स्टेबिलिटी का कहा गया लेकिन नहीं क्रिएट हो पाई। बेनज़ीर के 2 जो टर्म्स थी, शी वाज सो पावरलेस के वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। नवाज शरीफ की जो 2 टर्म्स थी ना, उनको जेफर लॉट कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप कायम करने की कोशिश की, और उसमें इन्होंने ये किया कि अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली का सर्कल था उनको नवाजा, जिसको वो कहते हैं ना आप यूएस में स्पॉइल सिस्टम होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मर्जी से अपने लोगों को लगाता है। इन्होंने भी शायद स्पॉइल सिस्टम ही कंसिडर किया था। रफीक तारड़ को प्रेसिडेंट किसने लगाया था? वो बस रफीक तारड़, जो नवाज शरीफ के फादर का दोस्त था।
तो नवाज शरीफ ने शुरू किया और कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। अगेन उनका बैकलैश जो था मिलिट्री से रहा और वो अपनी टर्म्स में कुछ ख़ास नहीं कर पाए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आज़ादी मार्च हुआ था 2014 का, और ये हमारी आखिरी बात है, इसमें वो कहते हैं कि मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया था इमरान खान को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जी पाकिस्तान जो है इसमें रेंज जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक हाइब्रिड सिस्टम रहता है, वो डेफिनेटली रहता है। और अभी तक फुल फ्लैज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकी। अगर आपने पाकिस्तान में मिलिट्री के रोल के ऊपर मज़ीद पढ़ना है तो बुक बड़ी मज़े की है, डॉक्टर हसन रिजवी की बुक है द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। इसमें आपको डोमेन्स पता चलेंगी कि कैसे वेब ऑफ मिलिट्री है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, बैकडोर से कितना इन्फ्लुएंस रहता है, और इदारों के हेड्स जनरल्स क्यों बनते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन पाकिस्तान में मौजूद हैं, बट यही कॉन्ट्राडिक्शन शायद इसको रेजिलियंस की तरफ भी लेके जाती हैं। अगली वीडियो में हम रोल ऑफ इस्लाम के बारे में बात करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, थ्रेट ऑफ इंडिया एंड अमेरिकन एड, FATF का इशू। सो कीप इन टच और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।